प्रभात खबर की चुनावी चर्चा के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार और हमारे साथ हैं मिथिलेश जी, जो वरिष्ठ सहयोगी हैं प्रभात खबर के। हम बात करेंगे जो 40 सीटों पर मतों की गिनती का काम तेजी से चल रहा है। हमने इसके पहले के एपिसोड में आपको बताया कि क्या तस्वीर है। अभी भी काफी रस्साकसी और कांटे का संघर्ष कई सीटों पर चल रहा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जदयू ने अपनी 14 सीटों पर बढ़त अब तक बनाए रखी है। सबसे महत्वपूर्ण खबर जिसके बारे में ये माना जा रहा था, खुद एनडीए के भीतर ये भरोसे से लोग नहीं कह पा रहे थे कि जदयू का प्रदर्शन इस बार कैसा रहेगा, लेकिन चुनाव रुझानों में, मतों की गिनती के रुझान में जदयू ने अपनी अहमियत साबित की है। और अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, इसमें जदयू की और खास तौर से नीतीश कुमार की भूमिका और बढ़ने वाली है। ऐसा इसलिए भी कि भाजपा का जो मैजिक नंबर है 272 का, उससे पीछे अभी चल रही है पार्टी। हालांकि मतों की गिनती पूरे देश भर में चल रही है, बिहार में भी चल रही है और उलटफेर बहुत तेजी से हो रहा है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। बिहार में 13 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। लोजपा आर रामविलास पासवान की पार्टी, उनके प्रमुख चिराग पासवान, उन्होंने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और पांचों ही सीटों पर उनके उम्मीदवारों की बढ़त है। राजद, जिससे राजद नेतृत्व को काफी उम्मीदें थी, लेकिन 23 में से केवल 3 सीटों पर राजद उम्मीदवारों को बढ़त अभी मिली हुई है। पता नहीं आगे की गिनती के दौरान क्या उलटफेर होगा, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग की वेबसाइट और हमारे संवाददाताओं का जो पूरा नेटवर्क है 40 सीटों पर, हम उनके जरिए मिले खबरों और सूचनाओं के आधार पर आपसे अपनी बात साझा कर रहे हैं। तो आरजेडी औरंगाबाद, जहानाबाद और पाटलिपुत्रा में लालू प्रसाद की बेटी आगे हैं, केवल 3 सीटों पर। कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है और सीपीआईएमएल 2 सीटों पर, आरा और काराकाट में। तो हम बात करते हैं कि इस चुनाव में जो जदयू का प्रदर्शन रहा, 16 सीटों में उसके 14 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। किशनगंज में उनके प्रत्याशी आगे थे, वो पिछड़ गए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार से। और जहानाबाद में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो पिछड़ गए सुरेंद्र प्रसाद यादव से, जो राजद के उम्मीदवार हैं। इन 2 सीटों के अलावा 14 सीटों पर जदयू ने अपनी बढ़त सुबह से ही बना कर रखी है। इसके क्या मायने हैं मिथिलेश जी? मायने बड़ा क्लियर है कि जदयू ने जो 16 सीटें उसको मिली थी एनडीए के भीतर, वो मात्र 2 सीटों पे पीछे चल रही है, जबकि उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पे पीछे है। औरंगाबाद, पाटलिपुत्रा, सासाराम और आरा, ये 4 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के, जहां उसके हाई प्रोफाइल नेता उम्मीदवार हैं, लेकिन वो मतगणना में पीछे चल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इस बार नीतीश कुमार जो है या उनकी पार्टी जदयू किंग मेकर की भूमिका में अभी तक के रुझानों के अनुसार वो आगे बढ़ती दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 272 का जो मैजिक है, वो आंकड़ा, जादुई आंकड़ा, वो नहीं मिलता दिख रहा है रुझानों के अनुसार। कि आगे अभी 2-3 घंटे और चलेंगे, काउंटिंग की प्रक्रिया होगी तो तस्वीरें बदल सकती है, लेकिन जो उम्मीद है उस हिसाब से जदयू के पास अगर 14 सीटें रहती है तो वो नई सरकार बनाने में एक बड़ा फैक्टर होगा जदयू। बिहार में जहां तक बात है, जदयू की जो पकड़ है खास तौर से अति पिछड़ी जातियों पर, महिलाओं पर, और चुनाव के दौरान ये सब बातें भी हो रही थी कि किनका सामाजिक आधार किधर चिटक सकता है। लेकिन इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात वो दिखी कि महिलाओं और अति पिछड़ी जातियों का जो भरोसा है खास तौर से नीतीश कुमार के प्रति, वह इस रुझान में प्रतिबिंबित हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका नुकसान खास तौर से राजद को हुआ है। जी, ये जदयू की जो 16 सीटें थी, जो 16 उम्मीदवार उसके थे, उसमें उन्होंने कम से कम 12 अति पिछड़े लोगों को उन्होंने उम्मीदवार बनाया, ये एक बड़ी बात थी। दूसरी बात, महिलाओं का जो एक वोट बैंक है, वो लोग मानते हैं, पिछले कई चुनावों से हम देखते आ रहे हैं कि वो जदयू के पक्ष में, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे को देखकर वो वोट करती हैं। तो इस बार का भी जो मैजिक उसी तरह, उसी रास्ते पे दिखता जा रहा है। हालांकि राजद और महागठबंधन ने जो सीटें तय की थी
उम्मीदवार घोषित किए थे, उसमें भी उन लोगों ने सामाजिक समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन अभी फिलहाल महागठबंधन का परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं दिख रहा है जो चुनाव का रुझान आया है सामने। शाम 2-3 घंटे के बाद 4 बजे तक और भी तस्वीरें क्लियर हो पाएगी। लेकिन फिलहाल चमकता सितारा जदयू बना है और दूसरे नंबर पे, हालांकि प्रतिशत में आप देखें तो लोजपा रामविलास, जिसके 5 उम्मीदवार थे, वो पांचों अपनी बढ़त अभी भी बनाए हुए हैं। किसी एक और सीट पर राजद की बढ़त हो गई है। अब उनकी इस बढ़त वाली सीटों की संख्या 4 हो गई है। कांग्रेस 2 पर और भाकपा माले 2 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा हमारे सामने आया है उसके अनुसार। तो हम बात कर रहे थे जदयू की। नीतीश कुमार को लेकर जो वोटरों का, खास तौर से आप देखें कि उन्होंने एक तरह से जो उनके अलाई है भाजपा और लोजपा, उसको भी काफी इनका वोट, इनका सामाजिक आधार इसने खुद को ट्रांसफर किया है उधर। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया और उन्होंने बहुत ही तरीके से विस्तार से अपने 18 साल के कामकाज को रखा। और एनडीए के जो घटक दल हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हम है और लोजपा चिराग है, भारतीय जनता पार्टी खुद है, तो इन सभी उम्मीदवारों के पक्ष में नीतीश कुमार ने पूरी चुनावी सभा को संबोधित किया और उनके उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। तो लगता है कि नीतीश कुमार की अपील एक हद तक, बहुत हद तक वो एनडीए के लिए पक्ष में वो रहा और जिसका नतीजा है कि कम से कम 32 सीटों पे एनडीए फिलहाल भारी पड़ता दिख रहा है। अभी एक हमने जो बताया आपको, बक्सर की सीट पर सुधाकर सिंह ये फिर आगे निकल गए हैं। यहाँ सुबह से ही आगे और पीछे का लुका छिपी का खेल चल रहा है दोनों ही उम्मीदवारों के बीच। राजद के सुधाकर सिंह और मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, यहाँ चुनाव आयोग के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक 749 वोटों से सुधाकर सिंह आगे बढ़ गए हैं। लेकिन आगे अब क्या होगा ये मतों की गिनती के दौरान पता चलेगा। तो इस तरह से 4 सीटों पर राजद आगे है। हम बात कर रहे थे नीतीश कुमार की और उनके सामाजिक आधार की। तो इतने वर्षों के शासन और लगातार 18 सालों से, जैसा कि आपने जिक्र किया, खुद नीतीश जी ने बताया, तो लोग जो है, लोगों का भरोसा, लोगों का जो एतबार है नीतीश कुमार के प्रति, वो एकदम बना हुआ है, मजबूती से बना हुआ है। फिलहाल जो चुनाव का जो रुझान है, परिणाम जिस ओर जाता दिख रहा है, उससे तो यही साबित होता है। हालांकि शुरुआती समय में एनडीए के भीतर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक संशय की स्थिति बनी हुई थी कि जदयू के साथ जाना कितना हितकर होगा। लेकिन जदयू ने अपने परफॉर्मेंस को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखा है और 2009 के पहले जो चुनाव हुए उसमें जो लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी से अधिक रही जदयू की, तो इस बार भी वो आंकड़ा उसी ओर जाता दिख रहा है फिलहाल। लेकिन 4 बजे के बाद मैं फिर कह रहा हूं कि 4 बजे के लगभग में तस्वीरें और भी साफ हो जाएगी। लेकिन जो स्थिति है, जदयू अपने परफॉर्मेंस को करीब करीब बरकरार रखता दिख रहा है। उसके 16 सांसद थे तो 2 सीटों पे उसको नुकसान होता दिख रहा है, जो जिसकी भरपाई संभव भी है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल वो बिहार के 40 लोकसभा सीटों में सबसे अधिक सांसदों वाला दल होता दिख रहा है जदयू। जी, इसमें एक सबसे जो एक तरह से बोल सकते हैं कि क्या तेजस्वी यादव को और उनके नेतृत्व को जनता ने नकार दिया है? इन रुझानों से क्या पता चलता है? तेजस्वी यादव ने जिस मुकाबले एनडीए में, जहां एक और प्रधानमंत्री की सभाएं हुई, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी सभाएं हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभाएं हुई, राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कई बड़े नेताओं की सभाएं हुई। उसके मुकाबले बिहार में राहुल गांधी मात्र 2 सीटों पे, भागलपुर में और पटना, आरा और पाटलिपुत्रा, मतलब 2 यात्राएं हुई और 4 सभाएं उन्होंने की। और खड़गे ने भी मात्र, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो उन्होंने 2 सभाएं की। उसके मुकाबले तेजस्वी यादव ने करीब करीब सभी लोकसभा सीटों पे उन्होंने चुनावी सभाएं की, रैलियां की और रोड शो किया।
अब वोट का प्रतिशत जहां तक उनके लीडरशिप का सवाल है, तो अगर संख्या अगर बढ़ेगी, इससे ज्यादा होगा। पिछली बार की तुलना में जैसे राजद का खाता नहीं खुला था, अगर इस बार खाता भी खुल जाए, तो संख्या इसको भी बढ़ी, तो ये एक बड़ी बात बात है, मानी वो जाएगी। तेजस्वी यादव के खाते में जाएगी ये लेकिन क्रेडिट। 200 से ज्यादा उन्होंने चुनावी सभाएं की और चुनाव के अभी रुझान में ठीक बात है कि अभी ये अंतिम परिणाम नहीं है और अंतिम परिणाम तक बहुत सारी चीजें बदल भी जाती हैं। इसमें कमोबेश सभी केंद्रों पर, जैसा कि हम लोगों के संवाददाताओं ने भी बताया, कि आधा जो चक्र है वो लगभग अब पूरा हो चुका है और इससे आगे की गिनती चल रही है। तो हम बात कर रहे थे कि जिस हिसाब से तेजस्वी यादव की 200 से ज्यादा सभाएं हुई, उनके साथ मुकेश सहनी भी थे, इनका उस तरह से कोई रुझानों में असर नहीं दिख रहा है। असर ये नहीं दिख सही रहा है कि एनडीए को 7 सीटों का नुकसान 2019 के मुकाबले होता दिख रहा है। तो जिस हिसाब से तेजस्वी यादव की सभाओं में, मैं खुद कई सभाओं में था, तो जो भीड़ हो रही थी, तो वो भीड़ वोट में नहीं बदल पाया, ऐसा मुझे दिख रहा है। हालांकि मैं उन लोगों से बात या भी उनकी जो बात थी जो लोगों को अपील नहीं कर पाई। और लोगों में एक ये था कि भीड़ तो लालू यादव की सभाओं में भी होती है, लेकिन भीड़ तो मोदी जी की सभाओं में भी होती है, तो चुनाव में वो कितना वोट में कितना तब्दील हो पाता है। तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अभी इसमें पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के लिए क्या सबक है इन रुझानों को देखने से? क्या लगता है? 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, किशनगंज और उनके प्रत्याशी यहाँ आगे हैं 2 तो सीटों ऐसा पर। कांग्रेस के हिसाब से आप देखें तो सासाराम कांग्रेस में को मतलब डबल होती हुई सीट दिख रही है। कांग्रेस खुद 9 सीटों पे उम्मीदवार, अगर प्रतिशत और प्रतिशत में हिसाब देखे के, तो हाँ, जी जी, वो मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो आप कह सकते हैं कि उनको उनकी तो सीटें डबल होती दिख डबल रही होगी। है। और आप चुनाव को शुरू से ले तो 9 सीटें, 40 में से मात्र 9 सीटें कांग्रेस को दी गई मिली। मिली। और उस 9 सीट में से भी वैसी सीटें दी गई जो अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की वो खास सीटें थी। तीसरा फैक्टर जो हुआ कि उम्मीदवारों के चयन में कांग्रेस ने बहुत देरी की। आप सासाराम जिस सीट पे कांग्रेस लीड कर रही है, बढ़त बनाए हुए, उस सीट पे 14 तारीख को अगर वो नॉमिनेशन का लास्ट डेट था 14 मई को, तो 13 मई की रात में उनके नाम का फाइनल होता है। मनोज कुमार वहां से प्रत्याशी हुए, तो ये एक समन्वय की कमी दिखी। दूसरा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी तो बिहार आई ही नहीं, ऐसे समन्वय का भी अभाव रहा। इसके बाद भी उनकी सीटें डबल हो रही है, तो कांग्रेस के लिए खुश होने की ही बात है। खुश होने की बात है। एक और जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं वो है सीपीआई-एमएल का, आरा और काराकाट में। सीपीआई-एमएल आरा में वहां से आर के सिंह लड़ रहे थे भाजपा से, और सुदामा प्रसाद हैं जो उनके विधायक हैं तरारी से। आरा में एक विधानसभा क्षेत्र है तरारी, वहां से। और दूसरे काराकाट, वहाँ इस सीपीआई-एमएल के बढ़त लगातार बनाए रखने की क्या वजह देखते हैं आप? पहली बार जो है माले, सीपीआई माले को के लिए एक बड़ी राहत क्या खुशखबरी है कि 3 सीटें उन्हें मिली थी और वो 2 सीटों पे करीब करीब निर्णायक बढ़त की स्थिति में है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि आमने सामने के मुकाबले में का उनको लाभ हुआ। दूसरा, आरा की अगर सीट की बात करें तो पिछली बार आर के सिंह करीब 4 लाख मतों से आगे रहे थे। उस समय भी मुकाबला सीपीआई-एमएल से ही था। सीपीआई-एमएल ने इस बार उम्मीदवार को बदला। राजू यादव की जगह सुदामा प्रसाद को उन्होंने उम्मीदवार बनाया। सुदामा प्रसाद अति पिछड़ी जाति से आते हैं और उनका जो सामाजिक आधार बना, वो एक कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहा उनकी बढ़त में। दूसरा जो सीट है काराकाट, मुझे लगता है कि काराकाट सीट की जो कहानी है, उस कहानी का असर आसपास के सासाराम सीट पर, बक्सर की सीट पर और आरा की सीट पे भी साफ दिखा। कहानी यह है कि वहां उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय एक पवन सिंह, जो भोजपुरी सिंगर गायक स्टार हैं, वो खड़े हुए। तो वहां पे मतदाताओं की गोलबंदी जो हुई, ये ऐसे बिहार के जाति में खुलकर अगर देखा जाए तो कहा जाए तो एक पवन सिंह को के समर्थकों ने उनको वोट किया और उपेंद्र कुशवाहा या कुशवाहा का जो वोट है वो कमोबेश ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी को आरा में, बक्सर में और सासाराम में नहीं मिल पाया। वो एक कारण मुझे लगता है कि चुनावी आंकड़ों के हिसाब से कि वो
CPI-ML के उम्मीदवार के लिए फायदे का कारण रहा। और जैसा कि आप बता रहे हैं, बिल्कुल ये CPI-ML 89 में जी 1989 के चुनाव में वहाँ CPI-ML की ओर से जो उस समय इंडियन पीपुल्स फ्रंट था, मैं यही कह रहे वाला था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के लिए ये पहली बार होगा कि वो इस नाम से उसके 2 सांसद पार्लियामेंट में जाएंगे, लोकसभा में इसके पहले इंडियन पीपुल्स फ्रंट जी से रामेश्वर प्रसाद सांसद हुए, आरा से जीते थे। जी उसके बाद खाता नहीं खुल पाया, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि पार्टी का जनाधार, उसके कार्यकर्ताओं का हार्डकोर मेहनत, मनोबल, ये एक बड़ी बात है कि पहली बार अगर वो जीत होती है उनको, और वो उसमें भी एक हाई प्रोफाइल जो केंद्र सरकार में एक बड़े मंत्री हैं उनको हरा के अगर वो जीतती है पार्टी, तो एक बड़ा अवसर है उसके लिए। लोजपा को गठबंधन में एनडीए में 5 सीटें मिली थी और हम लोग देख रहे हैं कि सुबह से ही जो मतों की गिनती चल रही है उसके 5 ही उम्मीदवार लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोजपा का जो सामाजिक जो समीकरण है या जो उसका वोट है उसको इस पार्टी ने या चिराग पासवान ने साधने में काफी कामयाबी हासिल की है। जी बिल्कुल, रामविलास पासवान की पार्टी रही है लोजपा, और जब उनकी मृत्यु के बाद चाचा और भतीजे में जब विभाजन हुआ तो लगा कि सत्ता गई पशुपति कुमार पारस के हाथ में, केंद्र में वो मंत्री बने, उनके साथ पार्टी के 4 सांसद साथ हो लिए। लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ तो टिकट मिला, 5 सीटें दी गई चिराग पासवान वाले गुट को, और चिराग पासवान ने ये साबित किया कि वो रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी वही हैं। फाइनल अभी किसी सीट पे जीत नहीं हुई है, लेकिन उनको जो 5 सीटें दी गई उस सभी 5 सीटों पे लोजपा रामविलास के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। खास ये बात देखने वाली है कि लोजपा ने 2 सीटों को छोड़कर, खुद चिराग पासवान ने सीट बदला, जमुई की जगह वो हाजीपुर आए, और वीणा देवी जो वैशाली सीट से है उनको एकमात्र उम्मीदवार बनाया। बाकी 3 सीटों पे उसने नए प्रयोग किए। जमुई में उन्होंने एक नए उम्मीदवार जो उनके सगे बहनोई थे, अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया। शांभवी चौधरी को समस्तीपुर में उम्मीदवार बनाया, जो सबसे कम उम्र की और पढ़ी लिखी एक अच्छी महिला है, उनको अशोक चौधरी की बेटी है, राज्य सरकार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी उनकी बेटी हैं, और आचार्य किशोर कुणाल के की वो पुत्रवधू हैं। तो वो देखिए कि, और राजेश वर्मा जो खगड़िया से एक बड़े कारोबारी है, उनको उम्मीदवार बनाए। तो ये 3 सीटें जो नए चेहरे पे उसने दाव लगाया, वो अभी तक तो वो आगे बढ़ता दिख रहा है। जी जी दोस्तों, मतों की गिनती अभी चल रही है और लगातार उलटफेर इसमें हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि आखिरी परिणाम क्या होगा। अभी तक चुनाव आयोग और हमारे साथियों की सूचनाओं के आधार पर जो फिगर हमारे सामने है, हम उसके मुताबिक आपको बताना चाहेंगे कि जदयू 40 में से 14 सीटों पर आगे है, भाजपा 12 सीटों पर आगे है, लोजपा रामविलास 5 सीटों पर इसके उम्मीदवार आगे हैं, राजद के 4 सीटों पर, कांग्रेस 2 और CPI-ML 2 सीटों पर आगे है। एनडीए का एक और घटक हम गया में उसके प्रत्याशी जीतन राम मांझी आगे हैं। तो इस तरह से 40 सीटों का ये ब्यौरा है, और अंतिम परिणाम, अंतिम नतीजा, जनता का फैसला क्या आता है ये शाम तक पूरी तरह से साफ हो जाएगा। फिलहाल हम रुझानों पर बात कर रहे थे आपसे, जो हमारे पास चुनाव आयोग और हमारी टीम के जरिए उपलब्ध कराए गए। अभी फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन अभी दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।